लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेशन जो है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, और बहुत सी इसकी एप्लीकेशन है। लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेशन का मतलब है कि जी अगर हमारे पास एक AX=B का सोल्यूशन नहीं है तो हमने जो है ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिसका एरर मिनिमाइज हो। बेसिकली लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेशन जो है वो हमें AX=B का तब सोल्यूशन निकालने में हेल्प करता है जब सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। सो AX=B का इसमें x जो है उसका वो अननोन है जिसका हमें सोल्यूशन निकालना है, और x का सोल्यूशन खाली तब एग्जिस्ट करेगा अगर जो b है वो एक ही कॉलम स्पेस के अंदर है। सो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ b is in column space of A। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली ऐसे देख सकते हैं कि हम अज्यूम करें कि जो A है इसके अंदर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। तो A जो है इसके अंदर हमारे पास दो कॉलम्स हैं। एक पहला कॉलम A1 है, तो ये पूरा कॉलम है, एक वेक्टर कॉलम A1 है। दूसरा जो कॉलम A के अंदर है वो A2 है। तो A के अंदर जो है ना ये दो कॉलम्स हैं। सो हम उन दो कॉलम्स को अगर ड्रा करें तो अज्यूम करें कि जो है ये A1 है और हमारे पास जो है ये A2 है। सो हमारे पास ये जो है ना दो वेक्टर्स हैं जो A के अंदर है, और अगर ये दो वेक्टर्स अज्यूम करें लीनियर इंडिपेंडेंट अगर हों तो ये बेसिस बनाएंगे कॉलम स्पेस की। सो कॉलम स्पेस की बेसिस क्या है, वो A1 और A2 है। सो बेसिस जो है कॉलम स्पेस की, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस वो हमारे पास इस केस में क्या होगी, वो होगी जी कि वेक्टर A1 एंड वेक्टर A2 जो बेसिकली ए के कॉलम्स हैं। हो सकता है कि ए के अंदर और भी कॉलम्स हो मगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट ना हो तो हमने वो छोड़ दिए। तो हमारे पास ये बेसिस बन जाएगी जो A1 A2 है। अब क्या होगा कि ये बेसिस के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन होंगे वो वेक्टर स्पेस बनाएंगे, और ये जो बेसिस है अगर ये वेक्टर्स किसी प्लेन पर लाई करती हैं, किसी 2D प्लेन के अंदर, तो 2D प्लेन के अंदर जितने वेक्टर्स होंगे ना वो इस बेसिस वो इस वेक्टर स्पेस वो कॉलम स्पेस बनाएंगे। सो अगर मेरे पास ये बेसिस है तो कॉलम स्पेस जो है वो एक प्लेन हो सकती है। तो कॉलम स्पेस हमारे पास ये वाला प्लेन होगा। सो ये जो प्लेन है ये कॉलम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन से स्पैन हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है जी, मेरे पास एक कॉलम स्पेस है। अगर जो वेक्टर बी है ये इस प्लेन पे लाई करेगा तो इसका सोल्यूशन निकल आएगा। अज्यूम करें कि वेक्टर बी जो था ना वो यहाँ पे लाई करता था, तो सोल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा कि क्योंकि ये जो वेक्टर बी है ये भी कॉलम स्पेस का हिस्सा है, वेक्टर बी भी कॉलम स्पेस का हिस्सा है, और जो है मैं ए और बी की लीनियर कम्बिनेशन से सारे कॉलम स्पेस के वेक्टर बना सकता हूँ। तो मैंने खाली ये फाइंड करना है कि x1 की वैल्यू क्या हो, कि x1 की वैल्यू क्या हो कि मैं 20 में जो है A1 से मल्टीप्लाई करूँ, प्लस x2 की वैल्यू क्या हो कि मैं A2 से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास वेक्टर B आ जाए। और ये हमेशा आ जाएगा अगर B कॉलम स्पेस का हिस्सा होगा, क्योंकि जो है सारे के सारे जो वेक्टर्स कॉलम स्पेस का हिस्सा हैं वो इनकी लीनियर कम्बिनेशन से निकल सकते हैं। सो इस केस के अंदर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मगर सेकंड केस, हमारे पास पहला केस तो ये वाला था, सेकंड केस ये है कि हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो सेकंड केस ये है कि हमारे पास AX=B का हैज़ नो सोल्यूशन। वो तब होगा जब B जो है वो कॉलम स्पेस का हिस्सा नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि B कॉलम स्पेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि B जो है वो अज्यूम करें वो कुछ इस तरह से, वो जो है कॉलम स्पेस से बाहर है, वो प्लेन के किसी एंगल पे है, प्लेन के ऊपर नहीं है B। ठीक है, अब मैंने B का मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मगर मैं चाहता हूँ कि जो इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो निकल आए। सो मेरी जो है एम क्या है, मेरे पास मेरा जो एम है वो ये है
फाइंड बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, जैसे कहते हैं नियरेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। सो इसमें हमने करना है फाइंड बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। जी अब हमने क्या करना है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कि हमने जो है बी के अगेंस्ट वो वेक्टर ढूंढना है जो प्लेन पे हो और बी से उसका डिस्टेंस मिनिमाइज हो। यानी हमने बी के अगेंस्ट वो वेक्टर ढूंढना है जो प्लेन पे हो और बी से डिस्टेंस मिनिमाइज हो। और वो किस तरह से आता है, वो प्रोजेक्शन से आता है। तो हमने क्या करना है, बी को हमने प्लेन पे प्रोजेक्ट करना है। हमारे पास ये वाला वेक्टर आएगा वेक्टर पी, और ये जो वेक्टर पी आया है ये इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ना वो ढूंढने हैं। फिर हमने बेसिकली बताना है कि जी पी को मैं किस तरह से बना सकता हूँ यूजिंग A1 और A2, और फिर मेरे पास जो सोल्यूशन आएगा वो बेसिकली बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा, मगर वो सोल्यूशन जो होगा वो x नहीं होगा, वो सोल्यूशन बेसिकली x स्टार होगा या x हैट होगा। सो ये जो बेसिकली है मेरे पास, ये मेरे पास प्रोजेक्शन एरर है, और ये जो प्रोजेक्शन एरर है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर है जी b माइनस पी। प्रोजेक्शन एरर b माइनस पी के बराबर है, और मैंने जो है इसको मिनिमाइज हमने करना होता है। सो हमें इसको मिनिमाइज करना है, और प्रोजेक्शन एरर का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि हम कह सकते हैं कि जिसको मिनिमाइज करने के लिए हमने ई की लेंथ को मिनिमाइज करना है। तो हमने क्या करना है, हमने ई की लेंथ को मिनिमाइज करना है। तो वेक्टर की लेंथ हम जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने मिनिमाइज करना है बी माइनस पी, तो इसको हमने मिनिमाइज करना है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली जो है b माइनस पी का आंसर है, लेट्स से b के अंदर मेरे पास जो है b1 b2 जिस तरह से वेक्टर्स हैं, और p के अंदर कोई p1 p2 ऐसे वेक्टर्स हैं। तो बेसिकली मैंने मिनिमाइज करना है b1 माइनस p1, एंड फिर उसके बाद आएगा जी इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है कि मैंने बेसिकली जो अगर मेरे पास इसके पहले मैं माइनस करूंगा और फिर जब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो वो चीज़ हर जो उसका कॉलम है, हर जो कॉलम की एंट्री है उसको स्केयर कर रहा है। तो मेरे पास पहली एंट्री होगी इसके कॉलम की, वो होगी b1 माइनस पी1। तो b1 माइनस पी1 का स्केयर प्लस यहाँ पे आएगा b2 माइनस p2 का स्केयर और सो ऑन। और बेसिकली आप ऊपर इसके बाद क्या आएगा, स्केयर रूट, क्योंकि मेरे पास ये नॉर्म का फार्मूला है। तो मैंने नॉर्म का फार्मूला निकाला है। वंस अगेन ये एक्सप्लेन करने के लिए b1 माइनस पी1 कैसे आया है कि ये जो वेक्टर जब माइनस करूँगा तो ये वेक्टर बन जाएगा मेरे पास इस तरह से। पहली एंट्री होगी b1 माइनस पी1, दूसरी एंट्री होगी b2 माइनस पी2 और सो ऑन। इसमें ऐसी एंट्रीज होंगी। और जो इसका फार्मूला है वो क्या होता है कि जी मैंने जो ये वाले वेक्टर है, लेट्स से इसको मैं कह लेता हूँ वेक्टर y, मैंने वेक्टर y का उसके अपने साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है और फिर मैंने उसको स्क्वायर रूट करना है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर यही किया है कि वेक्टर y का उसके अपने साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला है और फिर आखिर में स्क्वायर रूट दिया। सो अब यहाँ पे देखें तो मैंने जो है इन स्केयर वैल्यूज़ को मिनिमाइज करना है। यानी मैंने ये करना है कि b1 और p1 की वैल्यू मिनिमाइज हो, b2 p2 की वैल्यू मिनिमाइज हो, यानी इन सब स्केयर्स का सम मिनिमाइज करना है। और यहाँ से जो है हमारे पास नाम आया है लीस्ट स्केयर एस्टिमेशन। तो बेसिकली क्योंकि मैंने एरर को मिनिमाइज कर रहा हूँ और ये एरर क्या है, ये स्केल्स है वैल्यूज़ का, तो यहाँ से आप कहते हैं इसका नाम आया है लीस्ट स्केयर एस्टिमेशन, लीस्ट स्केयर। सो अब ये देखना है कि इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। सो अब हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ax इज इक्वल टू बी का कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी वजह यह है कि जो वेक्टर b है वो कॉलम स्पेस का हिस्सा नहीं है, जो बेसिकली a ने स्पैन की है। और हमने किया है कि हमने इसका जो है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है यूजिंग लीस्ट स्केयर एस्टिमेशन के थ्रू। सो जो इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसका फार्मूला बहुत सिंपल सा है। इस इक्वेशन को दोनों तरफ से a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा कि जी a ट्रांसपोज a, और ये जो x है जो वो सेम x नहीं आएगा, डिफरेंट x आएगा, क्योंकि ये है अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो इसको मैं कह देता हूँ x स्टार इज इक्वल टू a ट्रांसपोज b।
और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम जो है आंसर निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं एक्स का। तो इसके बजाय इसको सॉल्व करें आंसर निकालें, तो काफ़ी आसान सा काम है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इक्वेशन आई कैसे है, इसको ड्राइव करके देखते हैं कि आई कैसे है। सबसे पहले हमारे पास जो है एक प्रोजेक्शन P है। जो प्रोजेक्शन P है, ये वाला जो वेक्टर P है, ये कंपोज हुआ है किन चीज़ों से कि ये एक जो है x स्टार, जो पहला एलिमेंट है x स्टार का, वो मल्टीप्लाई हुआ है a के साथ, प्लस जो दूसरा एलिमेंट है x स्टार का, वो मल्टीप्लाई हुआ है a2 के साथ, और सो ऑन। तो प्रोजेक्शन जो वेक्टर P है वो कुछ इस तरह से कंपोज हुआ है। सो ये वाला वेक्टर जो है बेसिक इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जी ये वाला वेक्टर है a x स्टार, बेसिकली क्योंकि मेरे पास ये दोनों चीज़ें a को बना रही हैं और ये x स्टार को बना रही हैं, तो ये P का फार्मूला है। फिर मेरे पास एक चीज़ E है, E मेरे पास है इक्वल्स टू b माइनस पी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो P है वो A के सारे वेक्टर से ऑर्थोगोनल है, क्योंकि P बाय डेफिनेशन पूरे जो वेक्टर स्पेस से ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब है कि E डॉट A1 का वेक्टर जो है डॉट E, ये इक्वल्स टू क्या आएगा कि जी 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा, और A2 का E के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा। और अगर मेरे पास और वेक्टर्स हैं A के अंदर, तो सबको करते जाए, सबका जो है आंसर जो है वो E के साथ 0 आएगा। इसको फिर खोल के देखते हैं, तो इसको खोलेंगे मेरे पास इसका आंसर आता है A1 ट्रांसपोज डॉट E इज इक्वल टू 0, और इसका आंसर आता है A2 ट्रांसपोज डॉट E इक्वल्स टू 0। और अगर इसको हम लिखना चाहें मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, तो बेसिकली ये दोनों जो हैं इनको मिला के हमारे पास A ट्रांसपोज बन जाती है मैट्रिक्स। तो इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इसका आंसर आएगा कि इन दोनों को मिला के A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स बनती है, तो आंसर आएगा A ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई बाई E इक्वल्स टू 0। फिर हमने क्या किया कि जो E की जगह पे E का फार्मूला लिख दिया। E का फार्मूला क्या है हमारे पास कि A ट्रांसपोज, E की जगह पे लिखा हमने B माइनस पी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास इस स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैंने एक E की जगह पे E का फार्मूला लिख दिया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने P का फार्मूला लिखना है। P मेरे किसके बराबर था? P बराबर था A और x स्टार। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आगे जाके आएगा A ट्रांसपोज B माइनस A एंड x जो है ना स्टार इक्वल्स टू 0। और फिर हम इसको खोल के देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जब इसको हम खोलेंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा आंसर कि मैंने A ट्रांसपोज को B से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा जी A ट्रांसपोज B, और यहाँ पे A ट्रांसपोज किससे मल्टीप्लाई किया बनेगा माइनस A ट्रांसपोज A x इक्वल्स टू B। और ये देखिए हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए हैं। तो बेसिकली हमने ये करना है कि इस वाली चीज़ को वहाँ ले जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा, इसका आंसर आएगा A ट्रांसपोज AX इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज B। और इस तरह से हमने जो है ये वाला फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है जब हमारे पास जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन मौजूद ना हो और हमने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालना हो। दूसरा ये अगर हमने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स निकालनी हो, ये तो सोल्यूशन था कि मैं एक्स का सोल्यूशन दे रहा था अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, अगर हमने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स निकाले तो कैसे निकालेंगे? तो हमने निकालनी है जी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। उसके लिए ऑब्वियसली हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो है जो हमारे पास ए के कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को ऐसे बेसिस लें और उस बेसिस के लिहाज से हम प्लेन ढूंढें और फिर प्लेन पे जो है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स उस प्लेन के लिए निकालें।
ये हमारे पास एक मेथड है जो बिल्कुल काम करेगा, मगर काफ़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा मेथड ये है कि हम जो है इस वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करें और हमारे पास आंसर x का क्या निकला था, यहाँ पे हमारे पास x का आंसर निकला था कुछ इस तरह से कि मेरा x ये, बाकी मैं इसको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरे पास क्या आएगा कि जी x स्टार इक्वल्स टू, इसको मुझे लेके मेरे पास बन जाएगा A ट्रांसपोज A इनवर्स A ट्रांसपोज B। तो मेरे पास जो है ना x का आंसर निकला। अब प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो है ना वो बेसिकली वो P है, वो है AX। तो मैंने क्या किया, मैंने P का आंसर निकालने के लिए मैंने लिखा जी P जो है मेरे पास आंसर आएगा कि जी P इज इक्वल्स टू A स्टार X। इसका फार्मूला मेरे पास बनेगा कि मैं इसको भी यहाँ भी A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A ट्रांसपोज A इनवर्स सॉरी होल इनवर्स A ट्रांसपोज B। सो अब ये वाला जो मेरे पास आंसर आ रहा है ये खास B के लिए आ रहा है, मगर इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा है ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को मैं किसी भी खास किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ उस वेक्टर को ये प्रोजेक्ट कर देगी। इस केस में जो है ये B को प्रोजेक्ट कर रही है। अब हमने एक और फार्मूला निकालना है, वो है प्रोजेक्शन ऑन टू प्लेन का। वो हमारे पास जाहिर बात हमने पिछली क्लासेस में भी किया था, हम वैसे भी कर सकते हैं, मगर उसका एक आसान तरीका भी है। हमने करना है जी प्रोजेक्शन ऑन टू प्लेन का फार्मूला, प्रोजेक्शन ऑन टू प्लेन। तो उसका फार्मूला मेरे पास क्या था कि जी जब मैंने लास्ट क्लास में किया था कि जी ये प्रोजेक्शन ऑन टू प्लेन है एक वेक्टर x की, वो हमारे पास थी x माइनस प्रोजेक्शन ऑफ, इसे कह सकते हैं कि ये थी प्रोजेक्शन थी x की नॉर्मल पे। तो मेरे पास फार्मूला कहता है कि प्रोजेक्शन ऑन प्लेन जो थी वो थी x माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन टू नॉर्मल। अब हमने क्या किया कि हमने जो है इस वाली पूरी क्वेश्चन को हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया। मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर इसका आ गया प्रोजेक्शन जो है प्लेन के लिए है वो है जी x आइडेंटिटी एज इक्वल्स टू x आइडेंटिटी माइनस PN x आइडेंटिटी। अब हमारे पास ये भी एक मैट्रिक्स बन गई है और ये भी एक मैट्रिक्स बन गई है और ये भी एक मैट्रिक्स बन गई है। जब भी मैं किसी वेक्टर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ और वेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है तो मेरे पास आंसर मैट्रिक्स आती है, और जब वेक्टर राइट साइड पे होता है तो मेरे पास आंसर जो है वेक्टर आता है। तो क्योंकि इसमें वेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो इसका आंसर मैट्रिक्स आएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों तरफ जो है इस वाली मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास इन्वर्स में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आया P प्लेन इज इक्वल्स टू, ये इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आइडेंटिटी बन गया, इसको मैंने लिखा नहीं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आइडेंटिटी बन गया, यहाँ मैंने आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने माइनस करना है, माइनस और यहाँ पे मेरे पास आएगा PN। सो मेरे पास ये वाला जो फार्मूला है सिंपल सा, ये वाला फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑन टू प्लेन का। मैंने क्या करना है कि मैंने जो है PN जो है उसको सॉल्व करना है और आइडेंटिटी से माइनस करना है और मेरे पास प्रोजेक्शन ऑन टू प्लेन आ जाएगी। और PN क्या है वो इससे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास आएगा प्रोजेक्शन ऑन टू प्लेन एज इक्वल्स टू I माइनस, और PN के लिए वाला फार्मूला लगाना है। तो मेरे पास आंसर आएगा इसका N इनवर्स N ट्रांसपोज N, इसका होल का इनवर्स N ट्रांसपोज। तो ये वाला जो फार्मूला है मुझे प्लेन पे प्रोजेक्शन दे देगा। सो आइए इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स करते हैं।